ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से 4155 किलोमीटर दूर ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें एक छोटा सा देश बसा हुआ है जिसको कि हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। 2,68,021 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये आइलैंड दुनिया का 6वां सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है जहाँ पर हर जगह खुशहाली है। न्यूजीलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ की क्लाइमेट एकदम मॉडरेट है। हल्का सा गर्मी और बारिश का मौसम हमेशा बना रहता है। इसके बाद भी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन मात्र 50 लाख है, जो कि इंग्लैंड की पॉपुलेशन का 10% भी नहीं है। और ये सारे ही लोग न्यूजीलैंड के इस हिस्से में रहते हैं जो कि न्यूजीलैंड का 20% हिस्सा है। बाकी न्यूजीलैंड का 80% पार्ट खाली है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ऐसे में सवाल ये है कि न्यूजीलैंड आखिर 80% खाली क्यों है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड मौजूद है और इन सभी आइलैंड के ग्रुप को ओशियाना कहा जाता है। पहले के समय में इन आइलैंड्स पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे और पहले के ट्राइब्स का कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होता था कि उनको कहाँ रहना है। ये ट्राइब्स ऐसे लोकेशन पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर उनको जीने के लिए बेसिक आइटम्स जैसे फूड वाटर आसानी से मिल जाए। और यही काम उन ट्राइब्स का भी था। वे हमेशा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर भोजन के लिए ट्रेवल करते थे, जहाँ पर उनको भरपूर मात्रा में भोजन के लिए साधन और पीने के लिए पानी मिल जाए, वहीं पर वे सेटल हो जाते थे। 13वीं सेंचुरी में मायोरी नाम का ट्राइब्स भोजन के सिलसिले में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ट्रेवल कर रहे थे। उन्हीं के ट्राइब्स में से एक बंदा जिसका नाम कूपे था, उसको ट्रेवल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही अपने कम्युनिटी के लिए एक ऐसा आइलैंड की खोज करेगा जहां पर उनकी ट्राइब्स के लिए कई वर्षों तक खाने पीने की दिक्कत ना हो। अराउंड 3020s में उसने न्यूजीलैंड को खोजा और उसे यह जगह बहुत अच्छी लगी। इसके बाद यहाँ मायोरी ट्राइब्स का आगमन होता है। मायोरी ट्राइब्स इस आइलैंड पर एक नए कल्चर को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम मायोरी कल्चर था। न्यूजीलैंड का पहले कोई भी नाम नहीं था। मायोरी ट्राइब्स के आने के बाद ट्राइब्स के लोगों ने इस आइलैंड को एओटेरा नाम से इंट्रोड्यूस किया। ऐसा नहीं है कि मायोरी ट्राइब्स न्यूजीलैंड पर आने वाली पहली ट्राइब्स है। इससे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के पास उनका एक्चुअल डाटा मौजूद नहीं है, इसीलिए मायोरी ट्राइब्स को न्यूजीलैंड पर आने वाली पहली ट्राइब्स मानी जाती है। मायोरी ट्राइब्स उस समय की मॉडर्न ट्राइब्स में से एक थी और यही कारण है कि मायोरी ट्राइब्स ने इस आइलैंड पर 400 सालों तक राज किया। लेकिन इतना ज्यादा समय बिताने के बाद अब ट्राइब्स के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि वहाँ एक और शख्स का आगमन हो गया था। 17वीं सेंचुरी के दौरान ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग के लिए अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल कर रहे थे और उसी दौरान अक्टूबर 1769 में जेम्स कुक अपने 3 लोगों के साथ उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। पर इस आइलैंड पर 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद भी वहां के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए जेम्स कुक अपने काफिले को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते समय जेम्स कुक इस रास्ते का एक मैपिंग तैयार कर लेते हैं। करीब 70 सालों के बाद फिर से यहाँ पर ब्रिटिशर्स का आगमन होता है और इस बार ब्रिटिशर्स यहाँ के लोगों से कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स ट्राइब्स के लोगों को बहुत सारा लालच देते हैं ताकि किसी भी तरह ट्राइब्स के लोग ट्रेड के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद 6 फरवरी 1840 को ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉब्सन और मायोरी चीफ रंगटरिया के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको कि हम ट्रीटी ऑफ वाटांगी के भी नाम से जानते हैं। ट्रीटी साइन होने के बाद ब्रिटिशर्स ने वहां पर एक पोर्ट बनाना शुरू कर दिया और मायोरी ट्राइब्स ने अपना सारा लैंड ब्रिटिशर्स को दे दिया ताकि जमीन का अच्छा खासा इस्तेमाल हो और अनाज को और भी बढ़ाया जा सके। पर मायोरी ट्राइब्स का ये डिसीजन बहुत गलत साबित हुआ, क्योंकि खेती करने के बहाने ब्रिटिशर्स ने उनके पूरे जमीन पर कब्जा कर लिया और पूरे न्यूजीलैंड को अपना कॉलोनी बना लिया। अब मायोरी ट्राइब्स का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सभी मायोरीज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1843 में विद्रोह छेड़ दिया और मायोरी और ब्रिटिशर्स के बीच एक युद्ध आरंभ हुआ। ये वार 1881 तक चला था, जिसमें काफी सारे मायोरी ट्राइब्स और ब्रिटिशर्स मारे गए थे। तब जाके ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अगर उनको इस आइलैंड पर आगे बढ़ना है तो मायोरी को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब ब्रिटिशर्स ने मायोरी ट्राइब्स के लोगों को छोटे बड़े पद पर नौकरी देना शुरू कर दिया ताकि उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। 1907 में मायोरी ट्राइब्स के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक नए गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम डोमिनियन ऑफ न्यूजीलैंड के नाम से भी जानते हैं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बनने के बाद ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि गवर्नमेंट तो मायोरी ट्राइब्स की ही थी, बट सारा कंट्रोल्स ब्रिटिश एम्पायर के पास था। बट 25 नवंबर 1947 को फाइनली न्यूजीलैंड को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी मिल जाती है और न्यूजीलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वहाँ के
ज्यादातर लोग यूरोपियन कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश एम्पायर का वहाँ पर रूल था तब बहुत सारे ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड में आकर बस गए थे, और जो मेयोरी ट्राइब्स के लोग वहाँ पर रहते थे उनमें से बहुत सारे लोग यूरोपियन कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित होकर यूरोपियन कल्चर को अपना लिए। इसलिए आज न्यूजीलैंड का 70% पॉपुलेशन यूरोपियन है और मात्र 16.5% लोग मेयोरी हैं। न्यूजीलैंड एक काफी ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ के ऊंचे ऊंचे माउंटेन और हरे हरे घास के मैदान इसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ का क्लाइमेट एकदम मॉडरेट है, इसके बाद भी यहाँ का पॉपुलेशन यूके के पॉपुलेशन के 10% भी नहीं है। न्यूजीलैंड की सारी पॉपुलेशन सिर्फ इस पार्ट में रहती है, बाकी का 80% हिस्सा खाली रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? न्यूजीलैंड का ज्यादातर भाग ऊंचे ऊंचे माउंटेन से घिरा हुआ है। माउंटेन इतने अनइवन है कि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। वहाँ की सोइल ड्राई और इनफर्टाइल है, जिस पर किसी भी प्रकार का फार्मिंग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले न्यूजीलैंड में किसी भी माइग्रेंट्स को आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी नॉन व्हाइट लोग उनके आइलैंड पर आए। इससे न्यूजीलैंड में काफी ज्यादा पॉपुलेशन का शॉर्टेज हो गया था। लेकिन 1947 में न्यूजीलैंड आजाद होने के बाद माइग्रेंट्स को आने की परमिशन दे दी। तब दुनिया भर से बहुत सारे माइग्रेंट्स न्यूजीलैंड में आना शुरू कर दिए और न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन शॉर्टेज आराम से दूर हो गया। न्यूजीलैंड का सभी सिटीज काफी पॉपुलेटेड है और इन सिटीज में से एक ऑकलैंड नाम का सिटी है, जो न्यूजीलैंड का सबसे पॉपुलेटेड सिटी में से एक है, जहाँ पर अराउंड 1.6 मिलियन लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड में रहने वालों की संख्या ज्यादा है, बट बिल्डिंग काफी लिमिटेड अमाउंट में है। इसके चलते बिल्डिंग या फ्लैट का प्राइस कई गुना बढ़ गया है और इससे वहाँ पर रहना और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। बट इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट माइग्रेंट्स को $8,000 दे रही है, ताकि वे ऑकलैंड से दूर कोई दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए, ताकि ऑकलैंड पर प्रेशर कम पड़े और हाउस का प्राइस डाउन हो जाए। न्यूजीलैंड की टोटल इकोनॉमी $250 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड की 49th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर और एनिमल मीट्स है, जिसको एक्सपोर्ट करके न्यूजीलैंड ने 2022 में $34 बिलियन की कमाई की थी। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है और एनिमल्स की क्वांटिटी 3 करोड़ है। इसलिए एनिमल्स का मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। न्यूजीलैंड एक हरा भरा कंट्री है, जहाँ पर घास के बड़े बड़े फील्ड मौजूद हैं, इसलिए एनिमल्स को पालन करने में उनको ज्यादा खर्च नहीं होता और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर इतने ज्यादा एनिमल्स की संख्या है।